नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ को समझने जा रहे हैं जिसने सोचने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। किताब का नाम है नासिम निकोलस तालेब की फूल्ड बाय रैंडमनेस। ये एक सफ़र है ये समझने का कि हमारी ज़िंदगी और हमारे फैसलों पर किस्मत का, जिसे हम संयोग कहते हैं, कितना गहरा और अक्सर अनदेखा असर होता है। हम आमतौर पर कामयाबी को काबिलियत का नतीजा मान लेते हैं, पर क्या ये सच में इतना सीधा है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी किताब के दिल में है। सुनने में ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये हमारी सफलता की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पैसे को, दौलत को सीधे सीधे अकल और काबिलियत से जोड़ा जाता है। मतलब अगर कोई सफल है तो वो यकीनन होशियार होगा, उसने कुछ तो सही किया ही होगा। लेकिन तालिब हमें इसी सोच को चुनौती देने के लिए कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जबरदस्त कामयाबी के पीछे उसकी काबिलियत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल हो? एक ऐसी किस्मत जिसे हम देख भी नहीं पाते। इस पहेली को और बेहतर समझने के लिए तालेब हमें दो किरदारों से मिलवाते हैं। दोनों वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, एक ही दुनिया में, लेकिन उनकी सोच और सफलता की कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी कहानी से ही हम किस्मत और काबिलियत के बीच की उस धुंधली लकीर को पहचानने की कोशिश करेंगे जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। एक तरफ है नीरो ट्यूलिप। नीरो एक इंटेलेक्चुअल है। वो बहुत पढ़ता है, गहराई से सोचता है और हर चीज पर सवाल उठाता है। वो बाजार के जोखिमों को बहुत अच्छी तरह समझता है और हमेशा संभल कर चलता है। नतीजा, उसे कामयाबी मिलती है, लेकिन बहुत सधी हुई, एक सामान्य सफलता। और दूसरी तरफ है जॉन। जॉन जबरदस्त कामयाब है। उसके पास एक आलीशान घर है, वो बेहिसाब पैसा कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल कमाल की है। लेकिन जॉन उतना गहरा सोचने वाला इंसान नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और अपनी सारी सफलता का क्रेडिट अपनी स्किल को देता है। अब होता यह है कि जॉन की कामयाबी देखकर नीरो जैसा समझदार इंसान भी खुद से पूछने लगता है, कहीं मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया? और यही वो टकराव है जो हमारी पूरी पड़ताल की नींव बनता है। और यहाँ इस स्लाइड में तालिब जॉन जैसे लोगों के लिए एक नाम देते हैं जो बहुत दिलचस्प है, द लकी फूल, यानी भाग्यशाली मूर्ख। ये सिर्फ एक मजाकिया नाम नहीं है, ये एक गहरी साइकोलॉजिक सच्चाई को बताता है। भाग्यशाली मूर्ख वो इंसान है जो किस्मत की एक लहर पर सवार होकर कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाता है और फिर पीछे मुड़कर दुनिया को बताता है कि देखो मैं कितना अच्छा तैराक हूं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसकी जीत के पीछे उसकी काबिलियत नहीं बल्कि किस्मत का वो पासा था जो बस उसके फेवर में पड़ गया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वो खुद इस झूठ पर यकीन करने लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असली काबिलियत और अंधी किस्मत में फर्क कैसे करें? अगर कोई सफल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो काबिल है या सिर्फ भाग्यशाली? इसके लिए हमें अपने सोचने का तरीका ही बदलना होगा। तालिब हमें एक बहुत पावरफुल मेंटल टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं वैकल्पिक इतिहास या ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज। ये हमें हकीकत की सिर्फ एक तस्वीर से आगे देखने में मदद करता है। और यही इस पूरी किताब का सबसे जरूरी पॉइंट है। जो दुनिया हम आज देख रहे हैं, जिसमें जॉन अमीर है और नीरो बस ठीक ठाक, वो हजारों लाखों संभावित दुनियाओं में से सिर्फ एक है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया भी तो हो सकती थी जहां जॉन का एक बड़ा दांव उल्टा पड़ जाता और वो सड़क पर आ जाता। या एक ऐसी दुनिया जहां नीरो की धीमी और स्थिर रणनीति उसे धीरे धीरे बहुत अमीर बना देती। ये सारे रास्ते मौजूद थे, बस हमें दिखाई नहीं देते। हम सिर्फ उस एक रास्ते को देखते हैं जो सच हुआ और उससे ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। हम उस अदृश्य कब्रिस्तान को नहीं देखते जहां जॉन के जैसे हजारों लोग फेल होके दफन हैं। चलिए इस आइडिया को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं और दोनों के बैंक खाते में आज $10 मिलियन हैं। मतलब बाहर से देखने पर तो दोनों की सफलता बिल्कुल बराबर लगती है। लेकिन क्या यह पैसा एक ही तरह से कमाया गया है और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तालेब कहते हैं कि इससे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यही सबसे जरूरी सवाल है। पैसा कितना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि उस पैसे तक पहुंचने का रास्ता कैसा था, कितना जोखिम भरा था और उस रास्ते की अनदेखी सच्चाई क्या थी। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ एक डेंटिस्ट है जो सालों की पढ़ाई, मेहनत और लगन से अपनी प्रैक्टिस जमाता है। वो धीरे धीरे कम जोखिम के साथ काम करके $10 मिलियन कमाता है। उसका रास्ता सबको दिखाई देता है, वो सुरक्षित है और कोई और भी उस रास्ते पर चल सकता है। दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी है जो रशियन रूले खेलकर $10 मिलियन जीतता है।
एक ऐसा खेल जिसमें बंदूक की 6 में से एक गोली भरी होती है। हम सिर्फ उस एक विजेता को देखते हैं जो जिंदा बच गया। हम उन 5 अदृश्य खिलाड़ियों को नहीं देखते जिनकी मौत हो गई। डेंटिस्ट की सफलता मजबूत है, जबकि रूले खिलाड़ी की सफलता पूरी तरह से किस्मत पर टिकी एक नाजुक चीज है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच हमें कैसे एक बहुत बड़े दिमागी जाल में फंसाती है। इस जाल को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाइवर्स यानी विजेताओं पर लगाते हैं और जो हार गए उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। और ऐसा करके हम सफलता की संभावनाओं का एक बिल्कुल गलत अंदाजा लगा बैठते हैं। इस छोटे से दिमागी एक्सपेरिमेंट पर जरा गौर कीजिए। मान लीजिए हम 10,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट मैनेजरों के साथ शुरू करते हैं जिनमें कोई खास काबिलियत नहीं है। उनका प्रदर्शन पूरी तरह से किस्मत पर है, जैसे सिक्का उछालना, 50-50 चांस। तो पहले साल के बाद सिर्फ किस्मत के दम पर करीब 5,000 मैनेजर मुनाफे में होंगे। दूसरे साल के बाद उनमें से 2,500 लगातार 2 साल मुनाफे में रहेंगे। और अगर हम ये खेल 5 साल तक जारी रखें तो सिर्फ और सिर्फ संयोग से हमारे पास 313 ऐसे मैनेजर होंगे जिनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट होगा। मीडिया उन्हें जीनियस बुलाएगा, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा जाएगा, जबकि सच तो ये है कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं, वो बस भाग्यशाली थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन 313 स्टार्स को तो देखते हैं, लेकिन हम उन 9,687 मैनेजरों को नहीं देखते जो इस प्रोसेस में फेल हो गए। वो हमारी नजरों से गायब हो जाते हैं। हम सिर्फ बचे हुए लोगों को देखकर यह नतीजा निकाल लेते हैं कि उनकी सफलता उनकी काबिलियत का सबूत है। हम उस विशाल कब्रिस्तान को नजरअंदाज कर देते हैं जिस पर उनकी सफलता की इमारत खड़ी है। हमारी सोच में ये जो सर्वाइवरशिप बायस है, ये एक और बड़ी दिमागी कमी की वजह से और भी गहरा हो जाता है। इसे कहते हैं इंडक्शन की समस्या। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हम अतीत में जो कुछ देखते आए हैं उसी के आधार पर भविष्य का अंदाजा लगा लेते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जो कल तक होता आया है वही आगे भी होता रहेगा। ये तर्क बिल्कुल सीधा और आसान लगता है ना? सदियों तक यूरोप में रहने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सफेद हंस देखे थे। हर नया सफेद हंस उनके इस विश्वास को और पक्का करता था। हजारों सालों के लगातार सबूतों के आधार पर यह नतीजा निकालना बिल्कुल लॉजिकल था कि दुनिया के सारे हंस सफेद ही होते हैं। ये एक ऐसा सच लगने लगा था जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और फिर यूरोपीय खोजकर्ता ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उन्होंने एक काला हंस देखा। बस एक अकेला ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एक काला हंस, और हजारों सालों से बना एक मजबूत सिद्धांत, एक सच, पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमारा अतीत चाहे कितना भी लंबा और भरोसेमंद क्यों ना लगे, हमेशा भविष्य का सही नक्शा नहीं हो सकता। इसी को तालेब मशहूर रूप से ब्लैक स्वान कहते हैं। ये वो बड़ी दुर्लभ और बिल्कुल अनपेक्षित घटनाएं हैं जो दुनिया को बदल कर रख देती हैं। सोचिए, 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश, 9/11 के हमले, 2008 का आर्थिक संकट या हाल ही में आई कोरोना महामारी, ये सब ब्लैक स्वान थे। इनकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इनके होने के बाद हर कोई पीछे मुड़कर कहता है, अरे हाँ, इसके संकेत तो मिल ही रहे थे। हम अतीत के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने में इतने खोए रहते हैं कि हम इन गेम चेंजिंग घटनाओं के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। तो अगर हमारा दिमाग संयोग से धोखा खाने के लिए ही बना है, अगर हमारी भावनाएं हमें हमेशा गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, तो हम खुद को इससे बचा कैसे सकते हैं? इसका जवाब तालिब प्राचीन ग्रीक कहानियों से देते हैं, जो हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। इस कहानी में जो बात वाकई में सीखने वाली है वो ये है कि हीरो ओडिसियस अपनी भावनात्मक कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि जब वो सायरन्स का वो जादुई गीत सुनेगा तो उसका लॉजिक काम करना बंद कर देगा और वो अपनी जान गंवा बैठेगा। उसकी असली ताकत अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने में नहीं थी, बल्कि यह मानने में थी कि उसकी इच्छा शक्ति की एक लिमिट है। इसलिए उसने पहले से ही एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसे उसकी अपनी ही भावनाओं से बचा सके। और ये स्लाइड तालिब की आज के दौर की रणनीति को बिल्कुल साफ दिखाती है। असली समझदारी अपनी भावनाओं से लड़ने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। ये समझना कि हम सब भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले सकते हैं, ज्ञान की तरफ पहला कदम है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय ऐसे नियम और ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो हमें हमारे सबसे बुरे फैसलों से बचाएं। जैसे कोई इन्वेस्टर जो बाजार गिरने पर घबराहट में सब कुछ बेचने से बचने के लिए पहले से ही एक सख्त स्टॉप लॉस नियम बना लेता है। ये खुद को खुद से बचाने का तरीका है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक गहरे और शायद थोड़े परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जब हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों को देखते हैं, चाहे वो करियर में कोई बड़ी छलांग हो, कोई रिश्ता हो या कोई बड़ा फायदा, तो हम कितनी ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि इसमें हमारी मेहनत और काबिलियत का कितना हिस्सा था और खुशकिस्मती का कितना। ये सवाल हमारी उपलब्धियों को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें विनम्र बनाने के लिए है। यह हमें दुनिया के असली, बेतरतीब और अनपेक्षित स्वभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, और शायद यही सबसे बड़ी समझदारी है।